हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CG1 शॉट। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के संपूर्ण सिलेबस के बारे में और उसके PYQs के बारे में, ताकि आप ये जान सकें कि आपको केमिस्ट्री में कौन से एरियाज़ पर फोकस करना है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पेपर में भी केमिस्ट्री का वेटेज जो है 40 नंबर का है, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज होता है। तो आज हम डिटेल में इसका सिलेबस देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है पदार्थ। पदार्थ में पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार के बारे में दिया गया है। द्रव्यमान का संरक्षण, हमारे चारों ओर के पदार्थ, मिश्रण के प्रकार, विलयन, विलयन के गुण, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में जैसे आ जाएगा संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, निलंबन क्या है, कोलाइड क्या होता है, शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। इसके बाद जो है परमाणु संरचना की बात की गई है। ठीक है, तो परमाणु संरचना की कहानी कितनी नहीं कितनी पुरानी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के परमाणु के बारे में हमें जानना है। क्या परमाणु अविभाज्य होते हैं? गोल्डस्टीन, केनाल किरण, थॉमसन का परमाणु मॉडल, अल्फा कण, प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणुवाद। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं? विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मतलब कौन कौन सी कक्षाएं होती है, जैसे कि S, P, D और F, 4 कक्षाएं होती है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से हर एक कक्षाओं में अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी को बोल रहा है विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर बोरबरी योजना, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक। समस्थानिक के बारे में जैसे आप जानते हो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ऐसा करके 3 समस्थानिक होते हैं। फिर परमाणु भार के बारे में। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को मिलाकर के परमाणु भार बनता है। और समभारिक, जिन तत्वों का भार समान होता है उसको समभारिक कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम सब कवर करेंगे। इसके बाद फिर है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। देखो, रासायनिक सूत्र जो होता है इसको बैलेंस करने के लिए आता है। आने वाला अभी जो नेक्स्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि रासायनिक सूत्र को बैलेंस करने के लिए क्वेश्चंस आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मोल संकल्पना के फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, गणितीय क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है। इसके बाद सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र, सहसंयोजी यौगिकों के अणुभार, आयनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र, सूत्र इकाई द्रव्यमान, बहुपरमाणुक आयतन, बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र, मोल संकल्पना, पदार्थ के भार का मोल में दर्शाना, कणों की संख्या को मोल में दर्शाना और मोल के बारे में जानना। उसके बाद जो है रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन और रासायनिक क्रियाओं है। तो जो आयनिक बंध हैं, आयनिक बंध मतलब जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि Na+, तो इसमें प्लस आयन है। फिर क्लोरीन माइनस आयन, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? NaCl। तो इस टाइप के बॉन्ड को जो है आयनिक बंध बोलते हैं। सहसंयोजक बंध, अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाते हैं बॉन्ड तो उसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं। फिर आयनिक तथा सहसंयोजिक यौगिक, आयनिक यौगिकों के गुण, सहसंयोजिक यौगिकों के गुण। उसके बाद जो है हम लोग को ये पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट्री की जान है पीरियोडिक टेबल, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। जैसे कि ये वाले जो बोलते हैं, मैं पहले बताया आपको SPDF होता है, तो ये S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इसको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, मृदा धातुएं कहते हैं। ये सब जो है धातु होते हैं। इस साइड वाले जितने तत्व होते हैं ये सब अधातु होते हैं। ये S ब्लॉक के हैं, ये P ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इसको D ब्लॉक के एलिमेंट्स बोले जाते हैं। और ये नीचे में जो पड़े हुए हैं ये, इनको F ब्लॉक के एलिमेंट्स बोला जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं, इनका विभाजन ऐसा क्यों किया गया है, ये सब हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगला सिलेबस के पार्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है। तो ये देखो, रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यहाँ पर लिख कर दे दिया है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देना। और इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं होती है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना, भौतिक अवस्था को अभिव्यक्त करना, ऊष्मा में परिवर्तन को अभिव्यक्त करना, गैस के निकलने का अभिव्यक्त करना, अवक्षेप के बनने को अभिव्यक्त करना एवं विभिन्न परिस्थितियों की अभिव्यक्ति करना, ये सब। उसके बाद जो है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे श्रृंखलन, श्रृंखलन में जैसे आप पढ़ते होगी PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, ये सब श्रृंखलन के बारे में है। फिर हाइड्रोकार्बन का संघनित निरूपण, एल्केन, सतत श्रृंखला वाले एल्केनों का नामकरण, भौतिक गुणधर्मों की क्रमिकता, शाखित श्रृंखला और समावयवता, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन में समावयवता, आबंधन के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार, ये सब हैं। आगे का सिलेबस फिजिक्स का है। इसके बाद अपन जो है ये देखते हैं, ये देखो,
ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहले जो है मोस्ले ने दिया था। ये मोस्ले, आधुनिक पीरियोडिक टेबल किसने दिया है? तो ये मोस्ले ने दिया था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसमें वर्ग कितने हैं, आवर्त कितने हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ना। अब ये जो होते हैं ये अक्रिय गैसों की श्रृंखला होती है, ठीक है। ये सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे और आवर्त सारणी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आवर्त सारणी एक बार आप सीख गए तो केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसको सबको याद करने का मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जैसे कि है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये देखो, आप एस ब्लॉक के पूरे एलिमेंट याद कर डालें। ऐसे ही पी ब्लॉक के लिए भी ट्रिक है, डी ब्लॉक के लिए भी ट्रिक है और एफ ब्लॉक के लिए ट्रिक है, सब आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। आगे सिलेबस जो है अम्ल, क्षार एवं लवण, ये देखिए अम्ल, क्षार एवं लवण ये सब पीरियोडिक टेबल से ही तय होता है। कौन से अम्ल बनेंगे, कौन से क्षार बनेंगे और कौन से लवण बनेंगे, ये सब चीज़ आप पीरियोडिक टेबल में एक बार देख के समझ जाएंगे। कहाँ कहाँ बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक, कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान। तो इसका पहचान करने का बहुत सारा नियम होता है। तो एक शॉर्ट नियम मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक नियम होता है अनीला, आप इसको याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो अगर लिटमस टेस्ट किया जाए और अम्ल है तो वो नीला लिटमस को लाल कर देगा, ये इसकी एक पहचान होती है। ऐसे ही कई पहचान मैं आपको आगे बताते जाऊँगा। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों, आयनीकरण, क्या सभी यौगिकों जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल हैं? ये क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल हैं? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब ये पीएच क्या होता है? ये पीएच वैल्यू, जैसा पीएच के बारे में आपने सुना ही होगा। पीएच का वैल्यू यदि 7 है तो वो न अम्ल है न क्षार है। अगर 7 से कम है तो वो अम्ल है, जैसे 6, 5, 4 ये तो अम्ल हो गए, और 7 से यदि 8, 9, 10 हुए तो वो क्षार हो गए। तो ये इस प्रकार से पीएच वैल्यू की गणना की जाती है, ठीक है। पीएच वैल्यू का बहुत महत्व है। अम्लीय वर्षा में देखते हैं आपकी ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जितने भी अम्लीय चीज़ होंगे उसका वैल्यू 7 से कम होगा। क्या सभी लवण उदासीन होते हैं? अम्ल वर्षा, ये अम्ल वर्षा के बारे में भी आता है क्वेश्चन। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये देखिए ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है और इसको पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना ही पड़ेगा। ये पीरियोडिक टेबल जो मैंने अभी आपको शुरू में दिखाया था वही है पीरियोडिक टेबल जो मोस्ले ने दिया था। तत्व तब और अब, पहले बहुत कम तत्व थे, अभी नए नए तत्वों की खोज हो चुकी है, ठीक है। तो वो सब नए तत्व और पुराने तत्वों को अपन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों, मतलब क्यों उसको जमाना पड़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये ड्रोबेनाइन जो है इन्होंने बनाया था आवर्त सारणी वगैरह, तो उसका त्रिक नियम, फिर न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, लूथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र, मेंडलीफ का आवर्ती वर्गीकरण, फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये मेंडलीफ आवर्त सारणी का जनक जो है ना, मेंडलीफ को ही बोलते हैं। इसने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, लेकिन इसने क्या है ना, परमाणु क्रमांक के स्थान पर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपनी आवर्त सारणी बना दी थी, जिससे गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हुई उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं, तो ये सीमाओं में ही आते हैं। उसी के कारण जो है ये मोस्ले जो है, मोस्ले ने आपको नया आवर्त सारणी दिया। ये देखिए मोस्ले ने नया आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी दिया। जो अभी हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो मोस्ले का दिया हुआ है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, तत्वों के आवर्ती गुण, संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक अधात्विक गुणधर्म, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण बंधुता, ये सब चीज़ जो है दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर के जितने भी होंगे ये सब होंगे, एक होंगे धातु और प्लस होंगे क्षार। इधर के जितने होंगे ये होंगे अधातु और ये होंगे अम्ल, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाला लाइन जो दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये आपका लाइन डिसाइड करेगा। हाँ, ये इधर के अधातु हैं, इधर के धातु हैं, इधर के अधातु हैं, और ये जो हैं ये न धातु हैं न अधातु हैं, ये उपधातु। इनमें कुछ उत्प्रेरक मिलाने पर ये धातुओं की भांति व्यवहार करते हैं। इस चीज़ को पूरा हम समझेंगे डिटेल में, है ना। अभी सिर्फ सिलेबस और पीवाईक्यू देख रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य यही है। तो देखिए धातु जैसे मैं आपको बताइए, धातु भौतिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातु में वायु दहन करने से क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं तब क्या होता है, तब जाहिर सी बात है धातु जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनाता है। जैसे कि सोडियम एक धातु है और क्लोरीन एक अधातु है, ठीक है। तो ये दोनों जब क्रिया करते हैं तो NaCl बनता है जो कि एक लवण है। अब देखते हैं आगे, प्रमुख खनिज एवं उनका वितरण, धातु कर्म, अयस्क का सांद्रण, धातु का निष्कर्षण, धातुओं के सल्फाइड कार्बोनेट, अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन, धातुओं का शोधन, लोहे का धातु कर्म, संक्षारण, जंग लगना। अब जंग लगना को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं।
गैल्वेनाइजेशन करने का मतलब होता है कि उसमें अपन जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जिंक की जब परत चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो यही लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत। फिर ये मिश्र धातु के बारे में, फिर अधातु, अधातु जैसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बताएं। तो अधातु के भौतिक गुणधर्म, आवर्त सारणी में स्थान कहाँ पर है, तो आवर्त सारणी में आप स्थान देख सकते हैं इनका, ये 13 से लेकर के 18 के बीच में सारे अधातु हैं, ठीक है। इसके बारे में आप अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई, अधातुओं का रसायन, अधातु और धातु के बीच की अभिक्रिया, वही बताया मैं आपको, अभी ये सब पढ़ेंगे। आवर्त सारणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अधातुओं के आपस में अभिक्रिया, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, कुछ प्रमुख अधातुएं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना तो धातु है ना अधातु है, तो हाइड्रोजन के बारे में स्पेशली पढ़ना पड़ता है। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि तो बहुत बार आता है, मतलब ये CGPSC के मेंस में तक आता है, इतना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, हाइड्रोजन के उपयोग, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के रासायनिक गुणधर्म, नाइट्रोजन के उपयोग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के उपयोग, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दैनिक जीवन में रसायन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जल की कठोरता, दो टाइप की कठोरता होता है ना, एक स्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता होता है, तो दोनों को देखेंगे हम, ठीक है। फिर जल प्रदूषण, साधारण नमक NaCl, वही वो धोने का सोडा, कास्टिंग सोडा और खाने का सोडा दोनों। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में बात करेंगे हम। फिर विरंजक चूर्ण, ये जो होता है ये CaOCl2 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग, कांच, साबुन, अपमार्जक, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोजन के व्युत्पन्न के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एल्कोहल है ना, OH ग्रुप ये एल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो एल्कोहल का नामकरण, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, एल्कोहल का गुणधर्म, एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एल्केनिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, शीघ्र सिर का विधि, एल्केनोइक अम्लों के गुणधर्म, एल्केनोइक अम्ल के उपयोग, बहुलक, प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये PVC, ये बहुलक के प्रकार हैं जो श्रृंखला में जो जुड़े हुए रहते हैं ना, वो ये बहुलक। पॉलीथीन का पर्यावरण पर प्रभाव, ये सब इतना सिलेबस दिया हुआ है आपका। अब देखते हैं कि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से बने हुए हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे वो जो HELT वाला एग्जाम हुआ था, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का 2019 में, उसके क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले ये देखिए, पार्ट B केमिस्ट्री शुरू हो रही, 41 नंबर के क्वेश्चन से। शुरू के 40 क्वेश्चन फिजिक्स के थे। ये देखिए, विनेगर सिरका एक विलियन होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको C मिल जाएगा। 5 से 8% एसिटिक अम्ल का एल्कोहलीय विलियन, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। ये 2.5 मोलल जलीय विलियन में विलेय का मोल प्रभाज है। देखिए ये मोललता से जो है सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो, है नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका सॉल्व करना पड़ेगा पूरा फॉर्मूला लगा करके। पहले मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 0.086 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये, जैसे कि निम्नलिखित में से अभिक्रिया के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। तो कौन सा सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि सिर्फ जो है इसमें B गलत है, जल अपचायक का कार्य कर रहा है, ठीक है। ये टोटल आंसर इसका जो हो जाएगा B जो है गलत है, तो D आंसर हो जाएगा A, C और D, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 थर्माइट प्रक्रम में अपचायक होता है। तो अब देखो, आपको थर्माइट का प्रक्रम यदि पता है तब तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन यदि आपको थर्माइट का प्रक्रम पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि देखो, थर्माइट के प्रक्रम में क्या होता है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम से आप इसको रिप्लेस करोगे तो Fe की जगह में एल्यूमिनियम आ जाता है और ये बन जाता है Al2O3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का। जैसे कि पोटेशियम का जो होता है, जलने पर उसका जो रंग होता है वो लाल कत्थई न हो करके बैगनी रंग होता है, जबकि ऑप्शन में यहाँ पर लाल कत्थई दिया है। देखो उल्टा कर दिया गया है, ये लाल कत्थई को जो है बैगनी कर दिया है और बैगनी को लाल कत्थई कर दिया गया है। तो ये 2, 3 और 4 सही हैं, ये दोनों गलत हैं, इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 1 एवं 4 है, ठीक है। 1 एवं 4 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 1 एवं 5 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये अमोनियम मॉलीब्लेड से अवक्षेपित होने वाले मूलक का युग्म है C, इसका ऑप्शन C आ जाएगा सीधा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 में। ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण का प्रयोग किस में होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है निश्चेतक के रूप में होता है, यानी कि एनेस्थीसिया देते हैं ना, एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है,
ठीक। ये ट्राइटियम जैसे कि मैं बता रहा था, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों होते हैं। समस्थानिक का मतलब ये होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो सही समान होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जैसे कि ट्राइटियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो समान हैं, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 2 हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 49 क्वेश्चन है, यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र है। तो यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र यहाँ पढ़ लीजिएगा, ये इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में से IUPAC नॉमिनेशन, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर है डी। और ये इसमें फॉर्मूला लगा करके निकालना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, निम्न में से कौन सा विलयन अधिक मात्रा में मिलाने पर परिवर्तन उल्टा हो जाएगा। तो देखो, जैसे मैं आपको अभी बताया था, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अनीला से बताया था मैं आपको, अनीला, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब देखो, ये नीला से लाल करना है आपको, तो ये दिख रहा है आपको, ये चूना जो है ये क्षार है भाई, इसमें कैल्शियम है, तो ये क्षार है, तो ये नहीं कर पाएगा। खाने वाला सोडा में सोडियम होता है, ये भी क्षार है, ये भी नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक ही अम्ल दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आप इसका आंसर बी लगा सकते हो, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक जो होता है ना, ऐसे कई सारे ट्रिक्स मैं आपको अपने आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कोयले के प्रकार में किस प्रकार के कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा कोयले की मात्रा जो होता है एंथ्रेसाइट में होती है। ये बार बार क्वेश्चंस आते हैं, ये CGPSC CG व्यापम में इतना बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चंस, मैं बता नहीं सकते, आपको पता ही होना चाहिए। इसमें जो है 80% से ऊपर जो है कोयले का परसेंट होता है, इसमें लगभग होता है 70 से 80%। और यही छत्तीसगढ़ और भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है बिटुमिनस टाइप का कोयला। लिग्नाइट टाइप के कोयले में जो होता है लगभग ये 60 से 70% के आसपास होता है। पीट सबसे लो क्वालिटी का लोहा होता है, इसमें लगभग 40 से 50% कोयले की मात्रा होती है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देखो, ये 4 छात्र जलीय बेरिलियम क्लोराइड की बात हो रही है, तो सोडियम सल्फेट के बीच होने वाली प्रक्रिया के लिए अध्ययन किया गया, परख नली में दोनों लवणों को मिलाकर रखने पर क्या होगा। तो अब आपको बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। अगर आपको बेरिलियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता नहीं है तो तकलीफ हो जाएगा। बेरिलियम क्लोराइड का होता है BaCl2 प्लस ये सोडियम सल्फेट Na2SO4। अगर इन दोनों का जब क्रिया करवाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। क्या बन जाता है, BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 प्लस NaCl बनेगा। देखो Na और Cl जहाँ दिखा तो आप बिल्कुल इन दोनों को एक साथ कर देना, NaCl बन जाएगा। अब ये BaSO4 जो है ये बैठ जाता है और ये होता है सफ़ेद रंग का पदार्थ। ठीक है, तो ये होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये देखो डी आंसर है, तो सी में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गोला भरते समय भी ध्यान रखेगा आप। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण एवं शोधन नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, और क्षेपण द्वारा जो कार्बनिक यौगिकों का पृथक्करण एवं शोधन नहीं किया जा सकता। ग्लास विलेय होता है, ग्लास में होता है सिलिका SiO। ठीक है, तो ये जो होता है ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सिर्फ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड द्वारा जो है उसी में विलेय होगा और नहीं होगा। जैसे ये बोला था ना मैं आपको कि समीकरण को संतुलित करने वाला प्रश्न आता है, इसको याद रखना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला प्रश्न है। तो देखो ये को प्रश्न सीधा x दिया है, y दिया है, x दिया है, z दिया है और x y z का मान पूछा है। अब इसमें सीधा सीधा आपको समीकरण को बैलेंस करना है। तो देख लो इसका आंसर जो है सी आएगा। आप इन तीनों मान को x y z की जगह रखेंगे तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। अब देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। रसायन का उपयोग अस्थायी कठोरता को दूर करने, मृदु जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ए यौगिक Na2CO3 से अभिक्रिया कर कॉस्टिक सोडा बनाता है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा मतलब धोने वाला सोडा। जब CO2 को A के विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो यह दुधिया हो जाता है। ए का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बताइए। अब इसका आंसर जो होगा ये होगा डी। ठीक है, इसका पूरा केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हो। इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर 2 उत्पाद बनाता है, ये उत्पाद हैं। तो कौन कौन सा उत्पाद जो है ये आपको बना कर देगा, ये बनाएगा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। यौगिक NH4Cl में है। अब देखो ये तो एकदम वो क्वेश्चन, इसमें सब टाइप का बंध है, इसमें आयनिक बंध भी है, सहसंयोजी बंध है और उपसहसंयोजी बंध है, तीनों बंध इसमें उपस्थित हैं। ठीक है, अब ये तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रश्न थे। अब ये देख लीजिए, ये अभी अभी वर्तमान में जो हुआ है आबकारी आरक्षक का, आबकारी आरक्षक के भर्ती का पेपर है। तो उसमें जो है ये देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है, एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है तो ये ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा अवशोषित कर रहे हैं, ये इसका ये हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है एंथैल्पी का ये हो जाएगा और सक्रियण का ये हो जाएगा।
और ये दोनों आपस में जमे हुए ही हैं, तो उसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंथैल्पी, ये सक्रियण ऊर्जा, मतलब किसी को एक्टिवेट करना है तो अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी या फिर सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को आप गर्म करोगे, पहले सक्रिय करोगे, तब जाके वो पार्टिसिपेट करता है, तो उसी को सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो डी का हो जाएगा 4, तो बच गया सी बच गया, तो उसका आंसर सी होगा। तो वही 2 1 3 4 ये इसके आंसर्स होंगे। तो थैंक यू गाइस अभी तक आपको वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़िज़िक्स के लिए भी ऐसे ही वीडियोस बना के लाऊं तो आप कमेंट में फ़िज़िक्स लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको फ़िज़िक्स के ऊपर मिल जाएगा। और बायोलॉजी का सेल चैप्टर मैं शुरू कर चुका हूँ। सेल के लिए आपको वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर अब मिलने चालू हो जाएंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री अभी मैंने स्टार्ट किया है। फिज़िक्स के लिए भी अगर आप सिलेबस और PYQ वाला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में फ़िज़िक्स लिख दीजिएगा। थैंक यू।